मैं के डी सिंह IAS अकेडमी के चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं तथा नववर्ष में आपके स्वर्णिम कल की कामना करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री के अध्ययन में हम लोगों ने इसके पहले नंबर 1 जो वीडियो जारी किया था उसमें भारत में यूरोपियन कंपनी का प्रवेश हमने पढ़ना शुरू किया था और इसमें हम लोगों ने अल्फांसो डी अल्बुकर्क तक पढ़ा था। लेकिन आज हम आपके बीच में नुनो डी कुन्हा को बताने जा रहे हैं। नुनो डी कुन्हा का ये जो समय है आप देख रहे हैं 1529 से 1538 है। लेकिन अब आपके मन में एक बात स्वतः उत्पन्न होके आ रही होगी कि अल्बुकर्क का समय तो 1529 में खत्म 1515 में खत्म हो गया था अल्बुकर्क का, लेकिन ये बीच में लगभग 15 साल ये क्या होता रहा। तो इसका आंसर करने के लिए आप याद रखेंगे कि 1515 से लेकर 1529 तक पुर्तगाली भारत में कुछ कर नहीं पाए या कहीं भी कुछ नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? तो उसका एकमात्र रीजन है कि पूरे यूरोप में रोमन कैथोलिक के विरुद्ध एक धार्मिक सुधार आंदोलन चल रहा था और उस धार्मिक सुधार आंदोलन के कारण पूरा यूरोप अशांत था। ठीक, और इसी बीच में आपको ये भी याद रखना होगा कि 1522 में, यह आपके सामने डेट लिखी जा रही है, 1522 में मार्टिन लूथर ने एक नियम दिया था। उस नियम का नाम था, या आप कह सकते हैं कि जो बाइबल है उसका ट्रांसलेशन किया था, और वह ट्रांसलेशन क्या था? वह ट्रांसलेशन था सेप्टेम्बर टेस्टामेंट। कौन सा टेस्टामेंट? सेप्टेम्बर टेस्टामेंट। ठीक, हमने आपको बताया कि 15 साल तक ये पुर्तगाली लोग क्यों नहीं कुछ भारत में कर पाए। तो उसका एक रीजन हमने बताया कि यूरोप में उस समय रिलीजियस रिफॉर्म या धर्म सुधार आंदोलन चल रहा था। ठीक है, क्यों धर्म सुधार आंदोलन की जरूरत पड़ी थी? क्योंकि जो रोमन कैथोलिक है इसमें व्याप्त जो भ्रष्टाचार था, ठीक है, उसी के विरोध में, ठीक है, मार्टिन लूथर ने एक बड़ा प्रोटेस्ट शुरू किया था और इसी प्रोटेस्ट के कारण उन्होंने ये एक डेट और आप याद रखिएगा, 1517। तो 1517 में जर्मनी का एक शहर है विटेनबर्ग, और इसी विटेनबर्ग में एक चर्च है जिसका नाम है कैसल चर्च, और इसी कैसल चर्च पर उन्होंने 95 थीसिस के नाम से क्या कर दिया था? एक डिमांड चस्पा कर दिया था। ठीक है, और 52 में इन्होंने सेप्टेम्बर टेस्टामेंट निकाला था। अब ये सेप्टेम्बर टेस्टामेंट क्या है? तो आप कहेंगे बाइबल का जर्मन अनुवाद है। बाइबल का कौन सा अनुवाद है? ये जर्मन अनुवाद है। ठीक, यहां हम लिख दे रहे हैं बाइबल का जर्मन ट्रांसलेशन या अनुवाद। ठीक है, किस नाम से जाना जा रहा है? तो वही है सेप्टेम्बर टेस्टामेंट। चूंकि यह सितंबर में ट्रांसलेट किया गया है, सितंबर में, इसलिए इसको सितंबर टेस्टामेंट या सेप्टेम्बर टेस्टामेंट कहा जाता है। चूंकि आप जानते हैं कि जो बाइबल है यह मूलतः किस में है? तो बाइबल मुख्यतः हिब्रू में है और इसका ट्रांसलेशन करना प्रतिबंधित था। तो ऐसी स्थिति में जब इन्होंने यह अनुवाद शुरू कर दिया तो रोमन जो चर्च है उसका जो पोप है उसने क्या किया कि पापल बुल ला दिया था। पापल बुल, जो पापल बुल है, इसी पापल बुल को एडिक्ट्स ऑफ वर्म भी कहा जाता है। एडिक्ट्स ऑफ वर्म्स, और इसी के विरोध में, ठीक है,
एडिक्ट्स ऑफ वॉर्म या पॉपल बुल के विरोध में एक प्रोटेस्ट हुआ था। क्या हुआ? एक विरोध हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था। और इसी प्रोटेस्ट की शुरुआत कब होती है? 19 अप्रैल 1529 को होती है। ठीक, तो जो 19 अप्रैल 1529 को जो प्रोटेस्ट शुरू हो रहा है, इसी के साथ ईसाई धर्म का कैथोलिक जो शाखा है इसका विभाजन हो जाता है और प्रोटेस्टेंट धर्म की उत्पत्ति होती है। ठीक, चूंकि पुर्तगाली लोग कौन है? कैथोलिक हैं, और आज उन्हीं कैथोलिकों के विरुद्ध एक नया धर्म आ रहा है। कौन सा धर्म है? प्रोटेस्टेंट धर्म है। आप याद रखिएगा, प्रोटेस्ट से बनता है प्रोटेस्टेंट। ठीक, तो प्रोटेस्ट इन्होंने कब किया? 1929 में किया है। किसके विरुद्ध किया है? रोमन कैथोलिक के विरुद्ध किया है। और इसी के कारण क्या होगा? यहां पर प्रोटेस्टेंट धर्म का विकास होता है। ठीक, इसलिए ये भारत में कुछ कर नहीं पाए थे। ठीक, अब हम आपको बताते हैं कि नूनो डी कुन्हा ने भारत में क्या किया। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, इन्होंने 1530 में गोवा को अपनी राजधानी के रूप में बदला था। सेकंड, 1534 में सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना ये हुई थी। और यह स्थापना कहाँ हुई थी? तो यह स्थापना पेरिस में हुई थी। ठीक है, और इसकी स्थापना किसने किया था? इग्नेशियस लायला ने और सेंट जेवियर ने किया था। ठीक, यही संस्था 1535 में गोवा में स्थापित होती है। इग्नेशियन लायला और सेंट जेवियर की संस्था है सोसाइटी ऑफ जीसस। इसका उद्देश्य था कि भारत में, ठीक है, कैथोलिक धर्म का प्रचार प्रसार करना। ठीक, अब आप ये देखें कि इनके साथ एक और घटना होगी। ठीक है, वो घटना क्या है? तो आप देखिएगा, बहादुर शाह, इसको जरा क्लियर कर दें ताकि आपको समझ में आए इजिली। ठीक है, और ये देखिए, ये हटा दे रहे हैं। अब आपके सामने ये बहादुर शाह और ये पुर्तगाली दिख रहा होगा। तो बहादुर शाह और पुर्तगालियों के बीच बेसिन द्वीप के प्रश्न पर मतभेद उत्पन्न हुआ था, संघर्ष उत्पन्न हुआ था। और इसी बेसिन द्वीप के प्रश्न पर, ठीक है, बहादुर शाह ने, जो कि बहादुर शाह कौन है? गुजरात के अफगान शासक हैं। ठीक, और इन्होंने ही टर्की से सहयोग लिया था। टर्की एक क्या है? मुस्लिम राष्ट्र है। तो टर्की ने अपना एक तोपची रूमी बहादुर शाह की सेवा में भेजा था, लेकिन बहादुर शाह सफल नहीं हो पाते और बेसिन द्वीप के प्रश्न पर, ठीक है, पुर्तगालियों ने इनको, ठीक है, अरब सागर में डुबो करके मार डाला था। ठीक, और इसी के साथ आपका ये नूनो डी कुन्हा का मैटर खत्म हो रहा है। अब आप देखेंगे जो दूसरा गवर्नर जनरल आ रहा है, ठीक है, या गवर्नर आ रहा है, वो कौन है? मैंने गवर्नर जनरल बोल दिया, वो गलत था, वो एग्जैक्टली गवर्नर है। अब आप देखिए, जो दूसरे गवर्नर आ रहे हैं वो यहाँ लिखा हुआ है मार्टिन डिसूजा। ये 1542 में आते हैं। ठीक, और इनके साथ आते हैं फ्रांसिस जेवियर। ठीक है, या सेंट जेवियर। इसी सेंट जेवियर ने, ये लिख दिया हमने, सेंट जेवियर। ठीक, सेंट जेवियर ये लिख दिया है। और इन्हीं सेंट जेवियर ने, ठीक है, गोवा में हिंदुस्तान के पहले चर्च जेवियर चर्च या सेंट जेवियर चर्च का निर्माण किया था। ठीक है, और भारत में बनने वाला ये पहला चर्च है। ठीक, अब देखिए, इसके बाद आपको कोई जानकारी नहीं मिल पाएगी इस पर। इसके बाद एक गवर्नर और आ रहे हैं, लिखा हुआ आप देखिए, ये लिखा हुआ एंटोनियो लिखा हुआ है, ये देखिए एंटोनियो द नोरोन्हा। तो एंटोनियो द नोरोन्हा आ रहे हैं।
आपको यह चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर, क्योंकि बादशाह अकबर ने आर्मेडा कॉर्टेज पॉलिसी के विरुद्ध इसी एंटोनियो द नोरोन्हा से क्या प्राप्त किया था? सनद प्राप्त किया था। सनद मतलब पास। ये पास क्या है? तो आप याद रखिएगा, अरब सागर में ट्रेड करने के लिए बादशाह अकबर ने अनुमति प्राप्त किया था, और इसी अनुमति के बाद मुगल जहाज़ें जो हैं वो रेड सी तक पहुंची थी। कहाँ तक पहुंची थी? लाल सागर तक पहुंची थी। ठीक, और जब ये लाल सागर तक पहुंची तो जाहिर सी बात है कि वहाँ से गुड्स का ट्रांसपोर्ट पूरे यूरोप में आसान हो जाएगा। अब हम आपको ये बता दें कि आर्मेड कार्टेज क्या है या पॉलिसीज़ क्या है। एक्चुअल में अरब सागर में शस्त्र के साथ व्यापार करने की जो नीति है वो आर्मेडा कार्टेज पॉलिसी के नाम से जानी जाती है। ठीक, ये चीज़ आप याद रखेंगे कि एंटोनियो द नोरोन्हा से ही बादशाह अकबर ने अरब सागर में व्यापार करने के लिए सनद या पास या अनुमति या परमिट को प्राप्त किया था। ठीक, अब इसके बाद एक चीज़ आप और याद रखिएगा, ठीक है, वो क्या कि एंटोनियो द नोरोन्हा के काल में ही बादशाह अकबर के दरबार में दो लोग आते हैं, दो पादरी आते हैं। एक पादरी कौन है? वो है फादर एक्वाविवा। देखिए ये लिखा है एक्वाविवा, ठीक है, एक्वाविवा। ये हमने दोनों भाषाओं में लिख दिया, एक्वाविवा। ये आ रहे हैं। ठीक, और कौन इनका साथ दे रहा है? फादर मानसरात दे रहे हैं। ठीक है, क्लियर? तो आपको ये समझ में आया कि एंटोनियो द नोरोन्हा, ठीक है, ये कौन है? तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। और ये देखिए 1578 में दो पुर्तगाली फादर या चर्च के धर्मगुरु, एक फादर एक्वाविवा हैं, दूसरे हैं मानसरात। ठीक है, इन्होंने बादशाह अकबर के फतेहपुर सीकरी स्थित इबादत खाने में, ठीक है, ईसाइयों का पक्ष रखा था। अब एक प्रश्न और आता है यहाँ कि पुर्तगालियों का पतन क्यों हो गया? भारत में पुर्तगालियों का पतन क्यों हुआ? तो आप याद रखिएगा कि अल्बुकर्क के बाद, किसके बाद? अल्बुकर्क। आप पढ़ चुके हैं अल्बुकर्क। तो अल्बुकर्क के बाद कोई भी योग गवर्नर नहीं आया था। दूसरी तरफ ये है कि पुर्तगाली जो कंपनी है इसमें भ्रष्टाचार था। तीसरी बात यह है एक्विजिशन न्यायालय। अब ये एक्विजिशन न्यायालय क्या है ये आप जान लें। एग्जैक्टली एक्विजिशन न्यायालय की स्थापना 1542 में, ठीक है, ये की गई थी। ठीक है, यूरोप में की गई, और इसका उद्देश्य क्या है कि जो नास्तिक हैं उन नास्तिकों को दंडित करना। और भारत में एक्विजिशन न्यायालय की स्थापना कब होती है? ये 1560 में होती है। ठीक, और 1560 में इन्होंने क्या किया कि वे हिंदू और मुस्लिम लोग जिन्होंने कैथोलिक धर्म को स्वीकारा था परंतु वो पुनः हिंदू या मुस्लिम बन गए, उन्हीं को दंडित करने के लिए एक्विजिशन न्यायालय आया था। ठीक, जिसमें लोगों को प्रताड़नाएं दी गई थी। इन प्रताड़नाओं से ऊब करके लोग पुर्तगालियों के विरुद्ध होते चले गए थे। एक मैं आपको और चीज़ बता दूं इनके पतन का कारण, वो है मुगल बादशाह का प्रतिरोध। ठीक, मुगल बादशाह इनका प्रतिरोध करते हैं। कब से शुरू करते हैं प्रतिरोध? देखिए, एक तो 1611 में करेंगे, बड़ा प्रतिरोध है। दूसरा जो है 1631 में करते हैं। ठीक है, क्या है 1611 में क्या होता है? देखिए 1611 में बेस्ट नाम का एक ब्रिटिश कमांडर इन चीफ है। इसी ने क्या किया है कि स्वाली के वार में, कौन सा वार है ये देखिए हमने यहां लिखा, स्वाली का वार, स्वाली का युद्ध। ठीक है, तो स्वाली के युद्ध में किसको हरा दिया? पुर्तगालियों को हरा दिया था। पुर्तगालियों को हरा करके ब्रिटिश ने क्या सिद्ध कर दिया? ये सिद्ध कर दिया कि वे पुर्तगालियों से बेहतर हैं। इसलिए बादशाह जहांगीर किधर आने लगा, किधर झुकने लगा? ठीक है, ये 1611 का समय किसका है? बादशाह जहांगीर का है। तो आप याद रखिएगा कि अब मुगल बादशाहों ने क्या किया? पुर्तगाल का साथ छोड़ा और धीरे धीरे, ठीक है, किसके पक्ष में आने लगे? अंग्रेजों के पक्ष में आने लगे। ठीक,
क्यों? क्योंकि ये बेहतर है हमारे लिए सैनिक दृष्टिकोण से या हर प्रकार का सहयोग करने की स्थिति में ब्रिटेन के लोग पुर्तगाल से बेहतर हैं। ठीक है। इसके बाद एक चीज आप और याद रखिएगा कि पुर्तगालियों को भारत से बेहतर भूभाग ब्राजील मिल चुका था। दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर बसा हुआ, ठीक है, एक बहुत बड़ा देश ब्राजील, यह उनको मिल चुका था। ठीक है, दक्षिण अमेरिकी देश है ब्राजील। ठीक है। और एक बात और भी है, लूट और अपहरण। पुर्तगाली लोग करते क्या थे कि हाटों को लूटते थे। हाट मतलब, एक चीज आप और देखें कि लूट और अपहरण, इसको आप समझिए। देखिए, भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, उन ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, साप्ताहिक बाजार या हाट लगती हैं। तो ये लोग करते क्या थे, पुर्तगाली करते क्या थे कि जब शाम को क्षेत्रीय जो व्यापारी हैं अपना माल बेच करके और जब जाने की तैयारी करते थे, तो उसी समय ये आक्रमण करके और व्यापारियों की जो विक्रय था या बेचने के बाद जो लाभ मिला था, उस लाभ में ये लूटपाट कर लेते थे। दूसरी तरफ ये भी था कि ये लोग अपने क्षेत्र में करते क्या थे कि जो कमाऊ लोग होते थे, मतलब अर्नर्स, उनके वृद्ध माँ बाप का अपहरण करके और उनसे फिरौती वसूल करते थे। ठीक। अब देखिए, पुर्तगालियों ने हमें क्या दिया है, मतलब भारत को क्या दिया है। तो सबसे पहले ये देखिए, आपके सामने लिखा है फसलें। ठीक है। तो पुर्तगालियों ने भारत में कौन कौन सी फसलें लाई, तो आपके सामने ये हमने लिख दिया है। देखिए, एक तो इन्होंने तंबाकू लाया। ठीक है, तंबाकू। ठीक है। और सेकंड चीज इन्होंने क्या लाया, ठीक है, तो आप कहेंगे टमाटर। ठीक है। और तीसरी चीज आप याद रखेंगे, ये काजू लाते हैं। ठीक है, क्लियर। ऐसी तमाम फसलें ये लेकर के आते हैं। एक और आप फसल याद रखिएगा, वो मक्का। ठीक है। ये सब फसलें जो है किसने भारत में प्रयोग किया है, किसने भारत में लाया है, पुर्तगालियों में लाया है। एक दूसरी इनकी बड़ी देन है, वो है कलम विधि। ठीक है। अब ये कलम विधि क्या होती है, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि घटिया फसल में अच्छे फसल को कलम करके लगाया जाता है। ठीक है। और उससे बेहतर फसल पाई जाती है। ठीक। तो ये देखिए, कलम विधि का प्रयोग पुर्तगालियों ने किस क्षेत्र में किया था, तो ये देखिए, आम के क्षेत्र में किया था। किसमें, मैंगो। ठीक है। तो आम की कौन कौन सी 3 प्रजातियां इन्होंने उगाई थी, मतलब आम की कौन कौन सी प्रजातियों की इन्होंने खेती किया यहाँ पर या प्लांटेशन किया। तो एक चीज तो आप याद रखिएगा कि आम की पहली प्रजाति है आवर लेडी। ठीक है। ये गोवा क्षेत्र में उगाई गई। दूसरी जो फसल है वो क्या है, वो है अल्फांसो। ठीक है, अल्फांसो। ठीक है। आपने जब भूगोल आपने पढ़ा होगा या ज्योग्राफी पढ़ते होंगे, तो आप याद रखेंगे कि यही अल्फांसो है जो भारत में पकने वाली पहली आम की फसल है। ठीक है। और इसी के नाम पर वहाँ पर एक वर्षा होती है जिसे मैंगो सावर भी कहा जाता है। अब एक चीज ये देखिए, अल्फांसो, आवर लेडी और एक है जुआनी परेरा। कौन कौन सी फसलें हो गई आम की, ये 3 फसलों की खेती पुर्तगालियों ने भारत में पहली बार किया था। ठीक। अब हम आपको एक और चीज बताते हैं, प्रिंटिंग प्रेस। तो आइए हम देखते हैं प्रिंटिंग प्रेस के क्षेत्र में। ठीक है। तो देखिए, हमने आपके लिए, आपका समय कम से कम लगे इसलिए पहले से हमने इसे लिख रखा है। ठीक। वो क्या है, ठीक है, कि प्रिंटिंग प्रेस दुनिया में किसकी देन है, गुटेनबर्ग की देन है। गुटेनबर्ग की यह देन है। ठीक। ये गुटेनबर्ग कहाँ से हैं, जर्मनी से हैं। ठीक। और इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब किया था, 1540 में किया था, जर्मनी में। ठीक। अब याद रखिएगा कि इसी गुटेनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों ने कब किया था, ये देखिए हमने डेट लिख दिया है, 1556 ईस्वी में। कहाँ किया, गोवा में किया है। ठीक। आपने ये चीज जान लिया। ठीक ना।
अब एक चीज देखिए, ये हमने लिख रखा है कि प्रिंटिंग प्रेस से आने वाली किताब कौन सी है, कौन सी किताब पहली बार पब्लिश्ड किया उन्होंने। तो आप कहिएगा लैटिन भाषा में इन्होंने बाइबल को पब्लिश्ड किया था, ठीक। और दूसरी तरफ आप याद रखिएगा कि इन्होंने एक और किताब पब्लिश्ड किया, और वो क्या है, आयुर्वेद पर है, भारतीय आयुर्वेद पर इन्होंने एक किताब पब्लिश्ड किया था। वो किताब का नाम क्या है, ये देखिए लिखा है इंडियन, आई का मतलब इंडियन, एम का मतलब है मेडिसिनल, और पी का मतलब है प्लांट, मतलब इंडियन मेडिसिनल प्लांट, ठीक है। ये इनकी क्या है, दूसरी किताब है। लेकिन एक चीज़ आप और याद रखिएगा, ठीक है, वो क्या है कि 1616 में, ठीक है, इन्होंने जहांगीर के निर्देश पर या रिक्वेस्ट पर इन्होंने कुरान का, ठीक है, अरबी कुरान को, कुरान, ठीक है, कुरान का अरबी अनुवाद किया था, ठीक है। कुरान, जैसा कि आप जानते हैं कि कुरान क्या है, मुसलमानों की पवित्र किताब है, ठीक है। इसमें देखिए, अगर आप इसको जानना चाहें तो आप ये देखिए कुरान में क्या है, कुरान का मतलब क्या है। तो पहली चीज़ आप याद रखिएगा कि कुरान, ठीक है, टकसाली में लिखी गई है, अरबी की टकसाली लिपि में लिखी गई। अब इसमें देखिए क लिखा है, क का मतलब होता है कहा, मतलब मैसेज करना, और र का मतलब है रब, ठीक है, और आ का मतलब है आसमान, ठीक है, और न का मतलब है नबी, आ का मतलब आसमान, आसमान मतलब समझ रहे हैं आप, और न का मतलब है नबी, नबी का मतलब क्या होता है, दूत। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कुरान क्या है, तो आप कहेंगे, ठीक है, देखिए यहाँ से सुनिए, ये कह रहा है कि रब, रब मतलब अल्लाह, ईश्वर, रब ने नबी से, नबी मतलब अपने दूत से जो कहा है, जो मैसेज दिया है, उसी मैसेज को, ठीक है, कुरान कहते हैं, ठीक है। अल्लाह कहाँ रहता है, मतलब आसमान में, स्वर्ग में। तो अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि कुरान का मतलब क्या है। एक बार हम पुनः आपको बता दें, कुरान में क आप उठा लीजिए, क का मतलब है कहा, किसने, रब ने, किससे, नबी से, कहाँ से, आसमान से, मतलब आसमान से अल्लाह ने अपने मैसेंजर या अपने मैसेंजर दूत को, ठीक है, जो पैगाम दिया है, उसी पैगाम को कुरान कहते हैं, ठीक है, क र आ न, ठीक है। अब एक चीज देखिए, भारतीय मसाला यहाँ लिखा है, तो भारतीय मसाले का क्या मतलब है यहाँ पर। तो आप याद रखिएगा कि पुर्तगाली लोग पहले लोग हैं जिन्होंने भारतीय मसाले को अंतर्राष्ट्रीय रूप दिया है। क्या दिया है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय रूप दिया, ठीक। अब आप एक चीज और कर लीजिए, ठीक है, वो क्या है, जाति। तो देखिए, नहीं, ये कैथोलिक धर्म है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि मतलब पुर्तगालियों ने ही कैथोलिक धर्म को भारत की जमीन पर पहली बार, ठीक है, लाया, या उन्होंने इसका प्रचार प्रसार किया। जो अगली पॉइंट है या छठा पॉइंट है, वो क्या है, जाति। तो अब आप याद रखें कि भारत कैसा देश है, जातियों और प्रजातियों का देश है, जाति और प्रजाति का देश है, ठीक है। और भारत में जातियों और प्रजातियों की अधिकता के कारण ही प्रोफेसर रीजले ने, रीजले, ये ज लिखा है, ठीक है, रीजले ने भारत को क्या कहा, जातियों और प्रजातियों का अजायब घर, अजायब घर कहा है, ठीक। और एक और पॉइंट आप देख लें, इसे हटा दे रहे हैं, वो अंतिम पॉइंट आपका जा रहा है इनकी देन के अंदर कि पुर्तगालियों ने भारत में क्रूजिडो, रेस, ये देखिए डुकेट होना चाहिए था, डुकेट, और फ्लोरिन नाम के सिक्कों को जारी किया था, ठीक है। अब हम आपको, ठीक है, एक और कंपनी के बारे में बता देते हैं, ठीक है, और वो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक। तो आप इसे लिख लें, डच ईस्ट इंडिया
कंपनी। तो देखिए आपका समय कम से कम जाया हो इसलिए हमने इसे पहले से लिख रखा है। देखिए ये लिखा है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का रियल नेम क्या है? बेरिंगिदे ओस्ट इंडीसे द कंपेगनी, ठीक। फिर से देखिए बेरिंगिदे ओस्ट इंडीसे द कंपेगनी, ठीक है। एग्जैक्टली एक मल्टीनेशनल कंपनी है। क्या कौन सी कंपनी है? मल्टीनेशनल कंपनी है। और इसका जो व्यवहारिक नाम आया, ठीक है, व्यवहारिक नाम आया, इसमें आप एक डेट डाल दीजिएगा। वो क्या है व्यवहारिक नाम इसका? तो ये पहले आप डेट डाल दीजिए 20 मार्च 1602। तो देखिए इसका व्यवहारिक नाम हम आपको बता रहे हैं, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। फिर से देखिए यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। इसकी स्थापना कब हो रही है? 20 मार्च 1602 को हो रही है। कौन इसको स्थापित कर रहा है? ठीक है, तो आप याद रखेंगे इसकी स्थापना, ठीक है, डच संसद ने किया है। डच संसद ने किया है। अब आपके मन में ये बात आ रहा होगा डच संसद का नाम क्या है? स्टेटस जनरल। स्टेटस जनरल ने इसकी स्थापना की थी, ठीक। अब ये देखिए इस कंपनी का मतलब जो ये कंपनी बन रही है इसका संस्थापक कौन है? तो ये लिखा है जोहान वान, ठीक है। ये देखिए जोहान वान, ठीक, ठीक है। अब ये देखिए कि डच कंपनी का उद्देश्य क्या है, ठीक है, भारत में आने के पीछे उसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए इसका उद्देश्य है जो कैथोलिक पुर्तगालियों को, पुर्तगालियों ये लिखा होना चाहिए, कैथोलिक पुर्तगालियों को, ठीक है, इस देश से के व्यापार से बाहर करना, ठीक। दूसरी तरफ ये है, दूसरा उनका उद्देश्य ये है कि इंडोनेशिया के मसाले का जो व्यापार है उस पर मोनोपोली स्थापित करना, आप कह सकते हैं एकाधिकार स्थापित करना, ठीक है। तो दो उद्देश्य इनके आप देख रहे हैं। एक यह है कि कैथोलिक पुर्तगालियों को इस देश से बाहर करना, मतलब भारत से बाहर करना, और इंडोनेशिया के मसाला व्यापार पर एकाधिकार करना, ठीक है। यहाँ आपको एक चीज़ तो खुद में ही समझ में आ रहा होगा, अभी हमने बताया भी है कि जो पुर्तगाली लोग हैं वो कौन लोग हैं? कैथोलिक हैं। और जो डच आ रहे हैं वो क्या है? प्रोटेस्टेंट हैं। डच लोग, ये देखिए हमने लिख दिया डच लोग, ये प्रोटेस्टेंट हैं, ठीक है। प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक में क्या अंतर है? देखिए प्रोटेस्टेंट का मतलब है कि यह ईसाई धर्म के अंदर सुधार करना चाहती है, जितने भी कर्मकांड हैं, अंधविश्वास हैं, उसका यह अंत करना चाहती है, ठीक। अब ये देखिए ईस्ट की तरफ, मतलब पूर्व की तरफ आने वाला पहला डची कौन था? मतलब डच का, हॉलैंड का या नीदरलैंड का, एक ही बात है। तो पहला हॉलैंड का निवासी या नीदरलैंड का निवासी या डची कौन था? तो आप ये देखिएगा ये कार्लिनियन हाउटमैन है, ठीक है। और इसको यहाँ आने की प्रेरणा किसने दिया था? लीसेस्टर ने दिया था। लीसेस्टर ने कार्लिनियन हाउटमैन को पूर्व में आने की प्रेरणा दिया था। तो ये कहाँ आया था? आप याद रखिएगा ये बंगाल सी में आया था, ठीक है। और बंगाल सी में के बाद ये इंडोनेशिया के द्वीपों में पहुँचता है, ठीक है। ये कौन कौन से हैं? एक ये सुमात्रा है, दूसरा बेंटम है, ठीक। अब इसके बाद आपको ये जानना है कि डचों ने भारत में सबसे पहला अपना कहाँ पर ट्रेडिंग पोस्ट या फैक्ट्री की स्थापना किया था? तो पहली फैक्ट्री इन्होंने 1605 में, ठीक है, बादशाह जहांगीर की अनुमति लेकर के, ठीक है, ईस्ट कोस्ट पर स्थापित किया था। ईस्ट कोस्ट मतलब मुसोलीपट्टनम में स्थापित किया था। और इसी मुसोलीपट्टनम से ये देखिए लिखा हुआ है, ये स्ट्रिक्टली आप इसे ध्यान रखिएगा, ये बार बार क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि डचों ने मुसोलीपट्टनम से किस चीज़ का व्यापार किया था? तो ये आप देख रहे हैं नील का व्यापार किया, ठीक। 1610 में ये पुलिकट आ गए थे, ठीक है, मतलब जस्ट तमिलनाडु के ऊपर आप देखिए ये पुलिकट है, ठीक है, ये पुलिकट आ गए। और पुलिकट में ये देखिए ये लिखा है फोर्ट ऑफ गैल्ड्रिया, गैल्ड्रिया का किला, ठीक है। ये
किला है। कहाँ का किला? मतलब पुलिकट में इन्होंने गैलरिया के नाम से एक किला बनाया था और यही किला है जहाँ से इन्होंने पगोड़ा नाम का सोने का सिक्का जारी किया था। ठीक। और एक चीज़ यहाँ याद रखिएगा कि ये पगोड़ा जो सिक्का है, ठीक है, इसी पगोड़े के सिक्के पर किसकी आकृति बनी हुई थी? आप याद रखेंगे वेंकटेश की आकृति इन्होंने खुद रखा था, वेंकटेश। ठीक है, वेंकटेश, या आप ब्रैकेट में कर सकते हैं विष्णु की, ठीक है, आकृति को इन्होंने किस पर उकेरा है? पगोड़ा पर उकेरा था। ठीक। अब ये देखिए 1643 में ये कहाँ आ गए? बंगाल में एक चिंसुरा नाम का स्थान है, ठीक है, चिंसुरा में आ गए थे। ठीक है। अब इसके बाद एक चीज़ आपके सामने और बचता है और वो क्या है? ठीक है, चिंसुरा वॉर, चिंसुरा युद्ध। चिंसुरा युद्ध को आप कह सकते हैं बेदरा का युद्ध। ये कहाँ पड़ रहा है? चिंसुरा या बेदरा? बंगाल में पड़ रहा है। और यही चिंसुरा या बेदरा के युद्ध में, ठीक है, ये अंग्रेजों के साथ एक युद्ध लड़ा जाता है। उसका नाम क्या है? यही इसी के नाम पर है। नहीं हो तो ये देखिए अंग्रेज क्या हो रहे हैं? यहाँ हार जा रहे हैं। ठीक। जब अंग्रेज अंग्रेजों से डच हार जाते हैं, मैंने गलत बोल दिया, अंग्रेजों से डच हार गए हैं और इसी के साथ डचों का राजनीतिक कैरियर भी समाप्त हो जाता है। लेकिन अंतिम रूप से डच कंपनी का अंत कब होता है? 31 दिसंबर 1799 को डच स्टेटस जनरल या डच संसद की घोषणा के द्वारा डच ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो जाती है। थैंक यू। ठीक है, विशिंग ऑल द लक।